जय हिंद, हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज हम लोग 2025 का बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश मेजर का पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे दिए जाते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। चलिए, आपको आई होप पता होगा, मैं फिर से बता देती हूँ कि सेक्शन ए 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 8 दिया होता है। एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, 20 मार्क्स ईच। ठीक, अब चलो देखते हैं कि आखिर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है। सेक्शन ए में सिंपली पूछा है व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक, देन व्हाट इज ट्रांसलिटरेशन, और थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है बेसिक थीम ऑफ जयशंकर प्रसाद आंसू। एंड द फिफ्थ वन इज डिस्कस साइलेंस द कोर्टिजन सेक्शन एज अ सोशल प्ले। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सोशल प्ले किस तरीके से ये जो साइलेंस द कोर्टिजन सेक्शन है, कैसे विमेन को डिफाइन किया गया है। एक मेल जो है सेम चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, बट वो नहीं, कटघरे में हमेशा विमेन खड़ी होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको डिफाइन करना है। बाकी आपका एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं जस्ट बता रही हूँ एक जस्ट। नेक्स्ट सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ निखिल इन द होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, देन आफ्टर है हमारा राइट अ नोट ऑन पोइटिक एलिमेंट्स इन जयशंकर प्रसाद आंसू। तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आंसू को आप हिंदी में देखना, फिर आप इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन पढ़ना, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ये पोइटिक एलिमेंट्स को आप अच्छे समझ सकते हो। द थर्ड वन इज ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ कुंती बाय महाश्वेता देवी। सो कुंती एंड निशादीन जो महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया है, इसमें कुंती का कैरेक्टर कैसा है, कैसे वो गिल्ट में है, जब वो जली गई है तो वो सब चीज़ें कैसे याद कर रही है, बहुत फ्रेजाइल फील कर रही है, ये सब आपको लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ समरी ऑन अमृतसर आ गया बाय भीष्म सहानी। तो आपको अमृतसर आ गया जो भीष्म सहानी जो पार्टीशन के टाइम पे किस तरीके से है, लोगों में किस तरीके का हेट्रेड है, कैसे वो किसी ट्रेन में चढ़ते हुए पैसेंजर को पैर मार देता है, जिसके बाद वो गिर जाता है सूखे पत्ते की तरह, एंड वॉट एवर जो भी आपने पढ़ा है सब चीज़ें आपको लिखनी है। द नेक्स्ट वन इज हाफ वे हाउस एंटी वीमेन डिस्कस। क्योंकि देखो हाफ वे हाउस में जिस तरीके से सावित्री का कैरेक्टर लिया है, जो नेम सावित्री इटसेल्फ इज अ, कह सकते हो जस्ट अपोजिट ऑफ इट, कि नाम सावित्री है लेकिन जो चीज़ें दिखाई गई वो बिल्कुल अपोजिट है। तो आप हाफ वे हाउस में एंटी वीमेन है, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें येस ही बोलो, कभी कभार नो भी होता है। क्योंकि देखो यूजुअली क्या है, जैसे मैं हैमलेट का मैकबेथ का शेक्सपियर का मैकबेथ का एग्जाम्पल में जो लेडी मैकबेथ है, उसको लोग कहते हैं कि जानबूझ के शेक्सपियर ने लेडी मैकबेथ को एक विलन का रोल दे दिया है। एंड शेक्सपियर जो है वो एंटी विमेन है, वो जानबूझ के विमेन को ऐसा कैरेक्टर डिफाइन करें कि विमेन कान भरती है तो सामने वाला बंदा ऐसा ऐसा करता है। ठीक है, उन्हीं की वजह से होता है, उनकी वजह से अलग होते हैं लोग, वट एवर इट इज़। तो बहुत ही फेमस क्रिटिक है, पता नहीं मैं कैसे उनका नाम भूल गई, उन्होंने शेक्सपियर को बहुत बुरी तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्रिटिसाइज किया है कि ये जो है एंटी विमेन है, यही सेम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बाद में उनके जितने राइटर्स लिखे उन्होंने बताया कि देखो ऐसा नहीं है कि वो एंटी विमेन है। अगर ऐसा होता तो जब लेडी मैकबेथ खुद चाकू से लेकर जो किंग होता है उसको मारने जाती, तो वो अचानक से ये नहीं बोलती कि वो मेरे पिता की तरह है, मैं नहीं मार सकती, उसका हाथ कांपने लगता है, वो बाहर आ जाती है, फिर वो मैकबेथ को बेचती है क्योंकि वो नहीं कर पाती। तो अभी भी एक विमेन की जो सॉफ्टनेस है वो उसको उस पॉइंट पे शो किया गया है, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो गई, वो चाकू मार दी और उसी ने सब खून कर दिया। और फिर अंत में लेडी मैकबेथ को किस तरीके से जो सोलिलॉकीज हैं उसको पढ़ो ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोल रही है, कैसे उसकी हालत ख़राब हो गई जब वो ये सब चीज़ें हो गई। भले ही वो बन गई, इस पोजीशन पे पहुंच गई, किंग की वाइफ बन गई, बट उस टाइम पीरियड में जो उसकी साइकोलॉजी है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, उसको जब देखो तो अपने हाथों में ब्लड दिखाई देता है, बार बार अपने हैंड वॉश करना, अपने सर पे कैंडल है ना इस तरीके से लेकर चलना, एंड वॉट एवर इट इज़। तो ये दिखाएगा कि एंटी विमेन है। तो जब आप हाफ वे हाउस को पढ़ें तो उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर पढ़ लें कि क्या जब भी जैसे जो साइलेंस द कोर्टिजन सेक्शन है उसमें तो विमेंस को बारे में जिस तरीके से डिफाइन किया वो कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज भी दे रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे जो भी उस लड़की ने उसके साथ रही वो एक मैरिड मैन था एंड वॉट एवर इट इज़, तो उसमें सिर्फ एक वुमेन को वो किया जा रहा है ना कि तुम ऐसी हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम ऐसी हो, जबकि सेम मैन भी उसके साथ इन्वॉल्व था, तभी ऐसा हुआ, तभी वो प्रेग्नेंट हुई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख के कह सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जब एंटी वुमेन की हाफे हाउस में बात आएगी तो वो आप इनके जो राइटर हैं उनको देखना कि कैसे लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई जर्नल पढ़ लेना तो आपको ना इस आंसर को बहुत अच्छे से लिखने में मदद मिलेगी, यानी डायरेक्टली नहीं कि येस और नो, हालांकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं एक विमेन को बहुत ही अलग सिनारियो में दिखाया गया है कि विमेन अपना घर चलाना चाहती है, वो दिखा रही है कि वो अपने बच्चे का नौकरी लगाना चाहती है, वो ऐसा कर रही है, कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप पहले पूरा पढ़ लेना, जब नहीं पढ़े रहोगे तो फिर तो आप जो भी आपकी अपनी सोच है वही आप कॉपी में लिखोगे ना, लेकिन अगर पढ़े रहोगे तो राइटर्स का जब नाम डालोगे कि इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्रिटिसाइज़ किया, इसने ये बोला कि नहीं ऐसा बात नहीं है, सपोर्ट और क्रिटिसाइज़ करने वाले जितने राइटर्स हैं उनका नाम लिखोगे तो ये आंसर में आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस है। यूजुअली तो ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से, अगर ऐसा प्रिपेयर करते हो तो फिर उनकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक होती है, मार्क्स भी मिलते हैं अच्छे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन द ह्यूमर इन द प्ले द साइलेंस द कोडिजन सेशन। इसमें ह्यूमर का क्या रोल है ये आपको बताना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आंसू बाय जयशंकर प्रसाद। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन। चलो अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है डिस्कस जयशंकर प्रसाद एज अ पोइट। ठीक है, इनको एज अ पोइट डिफाइन करना है, तो इसके लिए इनकी थोड़ी सी लाइफ भी जानना होगा, कब से लिखना चालू किया, क्या क्या लिखा, इनकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से आंसू जैसे पोएम को बनाना इटसेल्फ, जब हम आंसू को सिंगिंग के फॉर्म में एक वीडियो है, जब आप उसको देखोगे तो आप लिटरली आप इमोशनल हो जाओगे कि ओ माई गॉड, ऐसा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, गॉड, इतना ब्यूटिफुल वो पोएम है कि मैं क्या बताऊँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महेंद्र नाथ इन दी हाफ वे हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थीम लिखना है द होम एंड द वर्ल्ड का, जो कि टैगोर द्वारा रचित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय तेंदुलकर एज एन इंडियन प्ले राइट। अब इस क्वेश्चन में राइटर के बारे में अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब भी इसीलिए आपको राइटर के ऑथर के बारे में थोड़ा सा बायोग्राफी उनकी पढ़ के जानी है, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। हालांकि ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा चॉइस है, द होम एंड द वर्ल्ड कर सकते हो और महेंद्र नाथ का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। तो जयशंकर प्रसाद एज अ पोएट अगर नहीं भी आता और विजय तेंदुलकर का आप स्किप करके आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। सो वेल, आई होप इट इज़ क्लियर आपको कैसे आंसर लिखना है, एंड आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन पेपर देख के, अपने कॉपी में रफ में लिखो, प्रैक्टिस करो, यू नो, एंड अपने टाइम को देखो कि आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स अपनी राइटिंग को भी ध्यान में रखें। ओके गाइज, थैंक यू, जय हिंद।